बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्की सियासत में बार बार डील की बातें ज़ेर बहस आती हैं। डील किसके साथ ये ज़ेर बहस आता है? पाक फ़ौज जैसे इदारे को वजाहत देना पड़ती है, वज़राए कराम इस पर इज़हार ख्याल करते हैं, अपोजिशन के लोग इस पर बयानबाजी करते हैं, लेकिन बार बार डील क्यों ज़ेर बहस आती है? शामी साहब की 50 साल सहाफ़ती करियर की रोशनी में हम जानेंगे कि इसकी नौबत क्यों आती है और क्या वाकई डीलें होती हैं, क्योंकि एक बार फिर से ये मौजू ज़ेर बहस है। फिर सिपा सलार की एक्सटेंशन ज़ेर बहस आ जाती है जो गैर ज़रूरी मौजू है। इसके साथ साथ महंगाई बार बार हम प्रोग्रामों में डिस्कस करते हैं, लेकिन इन मामलात के अलावा जो हम ख़बरें आज हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे वो फ़ॉरेन फंडिंग से जुड़ी हैं और पाकिस्तानी अदलिया की तारीख़ में एक अहम संग मील आज अबूर होने जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। शामिल साहब, मेरी मुराद है जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा की जानिब, जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश आज की है जुडिशल कमीशन ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। लाहौर से इनका ताल्लुक सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर, जो इससे पहले हमने नुक्ता नज़र लाहौर से होस्ट किया था इस्लामाबाद से मंडे के दिन, उस प्रोग्राम में आपने इस पर तफसील से इजहार ख्याल फरमाया और साबित किया कि इसमें कोई हरज नहीं है। तो बिल आखिर ये सिफारिश उनकी हो चुकी? नहीं, हरज नहीं है, बल्कि ये एक एजाज़ है, बल्कि एक ज़रूरी बात है। देखें, मैंने जब इस पर गौर किया ना, सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है उस पर जोर तो बहुत दिया जाता है और अट्रैक्ट भी बहुत करता है, लेकिन जब मैंने जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि 41 बार सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री हुई है सीनियरिटी के असूल को पसे पुश डालकर, अदालती तारीख में। हाँ, ठीक। और 41 बार तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तकर्री के हवाले से ना तो ये कोई कानूनी ज़रूरत है और ना ही कोई रवायत है। ये अब ये मुतालबा लोग कर सकते हैं कि सीनियरिटी को अहमियत देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर बेहतर यह है कि आपको कवायद बना लें, कुछ ज़वाबत बना लें, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसले हैं उनकी रोशनी में कोई या लेजिस्लेशन कर ली जाए। तो आज हम जिस माहौल में हैं तो उसमें फिर ये जो मुतालबा सीनियरिटी की बुनियाद पर यह कहना कि कोई जज मुकर्रर ना किया जाए, खा वो कितना ही अहल क्यों ना हो, ये दुरुस्त बात नहीं थी। यानी कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर इसका जवाज़ नहीं है। और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो तो एक आयरन लेडी उनको समझा जाता है, यानी वो खातून आहन है। एक और यानी उनकी जो अदालत है उसमें मुकदमात पेंडिंग नहीं रहते, उसमें वकला को तारीख पर तारीख नहीं मिलती, उसमें बड़े बड़े जनाब जो हमारे बार एसोसिएशंस के लीडर हैं वो भी उसी तरीके से उनको आर्गू करना पड़ता है जिस तरह के आम वकील जो हैं जूनियर, उनको हाजिर होना पड़ता है और अपनी मेहनत करके आना पड़ता है। तो जस्टिस आयशा मलिक ने बड़े तारीखी फैसले, उन्होंने 100 से ज़्यादा केसेस उनके रिपोर्ट हो चुके हैं और बैनुल अक़वामी शोहरत मिली है उनके कई फैसलों को। और अब ये मेरा ख्याल है कि 1931 या 32 तक इंशाल्लाह जज रहेंगी, 2031 और पहली चीफ जस्टिस होंगी खातून चीफ जस्टिस। नहीं, पहली खातून जज बनी है कोर्ट की, ये भी तो तारीख बनी है ना पाकिस्तान के लिए। और फिर नहीं, पहली खातून चीफ जस्टिस भी होंगी। हाँ जी, क्योंकि इस दौरान में, क्योंकि ये 2031 तक रहेंगे इनकी मियाद है सुप्रीम कोर्ट में, जब ये इनकी एलिवेशन हो जाएगी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमारे जो वकला हजरात भी हैं और बार एसोसिएशंस भी हैं, उनको भी ज़रा संजीदगी से मामलात पे गौर करना चाहिए। जो उनको कोई लेजिस्लेट करवा दें, कोई कानून साज मजलिस इस पर गौर कर ले। सीनियरिटी को कंसिडर ज़रूर किया जाना चाहिए, लेकिन वो वाहिद क्राइटेरिया नहीं हो सकता और आज तक नहीं हुआ। ठीक, जैसे साहिबा ने पेरिस से, न्यूयॉर्क से, कराची से आला तालीम भी हासिल की है। नहीं, ये जो हार्वर्ड स्कूल है ना, उससे उन्होंने LLM किया हुआ है। बिल्कुल, बहुत पढ़ी लिखी खातून है, काबिल जज है। हाँ।
बैरिस्टर साद रसूल साहब को हमने एक बार फिर जहमत दी। हाँ, बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ बहुत कम मामलात में इत्तफाक होता है, लेकिन उस रोज तो ऐसा मिसाली इत्तफाक था, लेकिन उस दिन जो दुनिया हैरान हुई, उस दिन जो हमने तबादला ख्याल किया तो हमने उनसे सीखा भी और उनसे कुछ अर्ज भी किया। साद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने इससे पहले हमने इसी मौजू के हवाले से आपके साथ शामी साहब के साथ एक नशिस्त भी की थी, उसकी कुछ झलकियां नाज़रीन पहले देख लें, फिर आपसे आज ताज़ा दम गुफ्तगू करते हैं। जस्टिस आयशा मलिक की जो एलिवेशन का मामला है, मैंने देखा कि जस्टिस आयशा मलिक बहुत आला तालीम याफ्ता और बड़ी कानून की सूझबूझ रखने वाली जज हैं, और ये कोई जब से मैंने देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 40 के करीब तकर्रियाँ ऐसी हुई हैं जिनमें सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा गया गुज़श्ता कई अशरों के दरमियान। तो आप ये बताएं मुझे कि ये जो इस वक्त बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार जो मुतालबा कर रही है, जो एहतजाज कर रही है, इसकी क्या वजह है, जबकि इससे पहले इस तरह की कोई सूरत पेश नहीं आई? शामी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। मैं आपकी बात को सेकंड करता चलूं कि जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट के उन चंद जज साहिबान में से है जो कि जिनकी के रेपुटेशन एकेडमिकली भी, जजमेंट्स के अंदर भी, कॉर्पोरेट सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और ये बड़ी अच्छी एडिशन होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी इनको एलिवेट किया जाएगा। साथ ये बताइए मुझे कि इनके कई फैसले बड़े मशहूर हुए। एक जो रेप केसेस में जो विक्टिम है और उसके हवाले से जो आम तौर पर वकील जिस तरह आर्गू करते हैं, उस हवाले से इनका फैसला बड़ा दुनिया भर में सराहा गया। तो आप थोड़ी तफसील बयान करेंगे कि उस मामले की? जी शामी साहब, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करता चलूं कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की रेपुटेशन और उनकी काबिलियत की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि शामी साहब और मेरा एक बात के ऊपर कानून में एग्रीमेंट हो गया। वाह। तो इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? ये इजमाए उम्मत हो गया, समझे आप? इससे बड़ी सर क्या दलील हो सकती है कि आपका मेरा कानून, मेरी खुशकिस्मती है कि आपका मेरा कानून में इसमें एग्रीमेंट है, और जो कि बहुत ही कम चीजों पे है। और अगर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की काबिलियत और उनकी एलिवेशन के ऊपर हमारा भी एग्रीमेंट है, तो मुझे नहीं समझ आती कि बार काउंसिल के दीगर मेंबरान इनको कैसे देख रहे हैं। देखिए, बहुत ही खुशाइन बात है कि एक फीमेल जज की तकर्री हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दिस वाज अ लॉन्ग टाइम कमिंग। हमें पाकिस्तान की तारीख में बहुत पहले ये इस तरह का कदम उठा लेना चाहिए था। जितनी ख्वातीन तंजीमें बहुत खुश है, और जो खातून वकला है वो भी बहुत खुश है, और होना भी चाहिए। शामी साहब, देखिए, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की ये बात थोड़े से वाज़ेह करनी जरूरी है कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में खातून होने की वजह से नहीं हो रही। उनकी अपनी काबिलियत, उनकी अपनी सीनियरिटी की वजह से उनकी तकर्री हो रही है, मेरिट के ऊपर तकर्री हो रही है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि वो साथ ही साथ खातून भी हैं, और इस वजह से हमारी तारीख भी लिखी गई कि पाकिस्तान ने फर्स्ट फीमेल जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया, और साथ ही साथ सब खैर खैरियत से रहे तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनेगी, पहली पाकिस्तान की चीफ जस्टिस होंगी जो खातून चीफ जस्टिस हैं। शामी साहब, जो जिन जजमेंट्स की तरफ आपने इशारा किया, जस्टिस जो रेप विक्टिम्स हैं उनके हवाले से बड़ी एक मार्के की जजमेंट थी इनकी। जी शामी साहब, बहुत ज्यादा इनकी वुमेन प्रोटेक्शन के मुतल्लिका वैसे भी बहुत ज्यादा जजमेंट्स हैं। एक हमारे एक टेस्ट होता है जिसको कि 2 फिंगर टेस्ट कहते हैं, जो कि खवातीन के वर्जिनिटी रिलेटेड टेस्ट है। उसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने रिसेंटली एक जजमेंट दी जिसको उन्होंने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। और पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि शायद पहला ये मुस्लिम ममालिक के अंदर तो खास तौर पे पहला मुल्क है जिसने कि ये होल्ड किया, और दीगर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी इस तरह की जजमेंट, इस तरह की नजीर नहीं मिलती जो कि खवातीन की प्रोटेक्शन को ओवर एंड अबव हमारे आईने पाकिस्तान के दायरा हदूद के अंदर रहते हुए ओवर एंड अबव जाके इस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। लेकिन सिर्फ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को सिर्फ खवातीन के लेंस से देखना उनके साथ एक तरह से नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये एक और साथ साहब बैरिस्टर साहब, एक और बड़ा अहम केस था जो कागजात नामजदगी में जो खाने होते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मामला था उसमें भी पिटीशन एक गई थी। वो क्या मामला था और उन पे जज साहबा ने क्या फरमाया था? जी बिल्कुल,
मेरे ख्याल में तो ये पिछले 4-5 साल की जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी आइन की जुरिस्प्रूडेंस है उसका शायद अगर सबसे बड़ा नहीं तो पहले 2-4-5 इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर ये फैसला होगा जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने दिया था। आपको याद होगा मैं एक्चुअली इस केस में वकील था। हबीब अकरम साहब के नाम से हमने एक पिटिशन फाइल की थी कि 2017 के इलेक्शन एक्ट के अंदर उस वक्त की पार्लियामेंट ने ये फैसला किया कि जो भी लोग अपने मेंबरान नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली या सेनेट के लिए जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे उनको अपने असासे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। असासा जात के कॉलम को इलेक्शन एक्ट 2017 में से निकाल दिया गया था। हमने इस बेसिस के ऊपर एक पिटिशन फाइल की। उस पिटिशन को हालांकि बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी, पॉलिटिकल रंग भी देने की मुख्तलिफ सियासी हलकों से कोशिश की गई, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने तफसीलन हुकूमत को बार बार मौका देते हुए तफसीलन आर्गुमेंट सुने 6-7 महीने के टाइम पीरियड के ऊपर और होल्ड किया कि कागजात नामजदगी ना जमा करवाना आइन के आर्टिकल 62-63 के खिलाफ है। और ये जजमेंट उनकी दीगर ममालिक के अंदर भी ऑन एंड ऑफ कोर्ट हुई है। और ये मैंने जिस तरह शामी साहब आपको पहले भी गुजारिश की कि हम और अगले दिनों के अंदर काफी इस बारे में बहस होगी कि फर्स्ट वुमन जज को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए या लेके पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये थोड़ी सी ज्यादती होगी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के साथ कि अगर उनको सिर्फ एज ए फीमेल जज देखा जाए। चलिए अल्लाह ताला उनकी जो दीगर जजमेंट्स हैं जो सिविल मैटर्स के ऊपर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर हैं, जो कॉर्पोरेट मैटर्स के ऊपर हैं, वो दुनिया की किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की किसी भी सीनियर अदालत की जजमेंट के साथ कंपेयर की जा सकती हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का इंटेलेक्ट भी उसके अंदर वाज़े नजर आता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इन मैटर्स के अंदर भी नजर आती है। और सुप्रीम कोर्ट तो आए दिन आईनी मैटर्स को और फाइनेंशियल मैटर्स को, जिसके अंदर पाकिस्तान की रियासत के भी बहुत से इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, आए दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर्स आते हैं। साहब ये जो कई फैसले पढ़ते हुए मुझे कोई एहसास होता है कि बाज़ औक़ात बड़ी दिक्कत नज़र से मामले का जायज़ा नहीं लिया जाता, और लेकिन यानी ये जो बड़े हमारे यानी अच्छे जज हैं जिनमें जस्टिस आयशा मलिक भी शुमार होती हैं, उनके जजमेंट्स पढ़ते हुए तो एक बाज़ औक़ात रूह वजद करती है उनकी इंटरप्रिटेशन को देखकर और उनकी नुक्ता अफरीनी को देखकर। और मैं आपको ये अर्ज करूं, जो हमारी गुफ्तगू थी उस पर इतना फीडबैक मुझे ये बात आया, और खुद कानूनदानों की तरफ से अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने इतना उसको सराहा कि एक वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इस मामले में। तो मेरा ख्याल आप भी इसमें हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक भी हैं और मुबारकबाद के भी। बहुत शुक्रिया। और मैं एक गुजारिश आपके साथ करता चलूं, ये कुछ थोड़ी सी आपने पाकिस्तान बार काउंसिल की और दीगर बार के ओहदेदारान की आपने स्टेटमेंट्स देखी होंगी कि उनका ये कहना है कि अल जिहाद ट्रस्ट केस जो कि 96-97-98 सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, उसके एक सीनियरिटी प्रिंसिपल का वो हवाला देते हुए कहते हैं कि उसको वायलेट किया गया। मैं आपके सुनने वालों के तवस्सुक से और दीगर जो कानूनदान भी आपके प्रोग्राम को सुन रहे होंगे उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो अल जिहाद ट्रस्ट की जजमेंट को जरा फिर से एक दफा नजरसानी करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए उसको गौर से। उसमें बिल्कुल भी ये नहीं लिखा हुआ कि किसी दूसरे या तीसरे नंबर से किसी हाई कोर्ट से जज को सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाया जा सकता। अल जिहाद ट्रस्ट केस का जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ ये कहता है चीफ जस्टिस में था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सीनियर जज होगा वो चीफ जस्टिस लगेगा। और साथ साहब उसके तो विक्टिम जो है सबसे बड़े और सबसे पहले तो खुद जस्टिस सज्जाद अली शाह हो गए। बिल्कुल सज्जाद अली शाह हो गए, उनके खिलाफ रिवोल्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट में। और फिर अगर आप देखिए, यानी ये फैसला आने के बाद मुतअद्दद जज सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, सीनियरिटी को नजरअंदाज करते हुए। नहीं, वो शामी साहब कोर्ट कर चुके 41 इंसिडेंट्स और हमारे जामी साहब, हमारे वैसे तो बहुत से जज साहिबान के नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर आप जिस भी तरफ आपकी आइडियोलॉजी हो, दो बड़े सुतून जिनका नाम अक्सर लिया जाता है, एक आसिफ सईद खोसर साहब का, एक साकिब निसार साहब का, उनसे डिसएग्रीमेंट हो या ना हो, लेकिन दो बड़े नाम है हमारी जुडिशरी के, चीफ जस्टिस बने दोनों इन जज साहिबान को सीनियरिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट
जी 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 जज साहब जो हैं वो जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब थे, उनको एलिवेट नहीं किया गया। चले बहुत साहब, ये जो आपने मिसाल दी है ना, बहुत मुझे मिसाल दी है, तो उससे तो लगता है कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल फिर फॉलो ही होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब, आपका कीमती वक्त। उन दो जजों से तो हम महफूज रह जाते हैं। देखिए, हमने इस चीज़ को अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस चीज़ को यकीनी बनाया था कि ये जो गुफ्तगू शामी साहब की और साद रसूल साहब की हुई थी, जिसका मैंने हवाला दिया, उससे एक रोज़ पहले हमने बार्स का मौक़िफ़ तफसील से नशर किया था कि उनको क्या एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात है, ताकि वाज़ेह हो सके नाज़रीन को कि बार क्यों एहतजाज कर रही है और हमारी राय क्या है। तो हमने 2 मुख्तलिफ दिनों में देखिए, ना कोई आईन है, ना कानून है, ना रवायत है, बस अपना अपना ज़ौक़ है। तो ज़ौक़े यानी ज़ौक़े जो क्या कहना चाहिए, ज़ौक़े एहतजाज, वो उन्होंने पूरा कर लिया। वो भाइयों को कोई काम भी करो, कोई लेजिस्लेट करवाओ चीजें, कोई मिलके बैठो, कोई हंगामे कब तक करते रहोगे, हड़तालें कब तक करते रहो मेरे प्यारे वकील भाइयों। अब ये बताएं, ये डीलें कब तक होती रहेंगी? डील की खबरें क्यों आती हैं? डील को मैंने तो पहले भी कहा, डील को बुरी बात तो नहीं होती यार। डील जो है ये दम क्यों नहीं तोड़ती? ये हर डील जैसे जब भी कभी हुकूमत किसी मुश्किल का शिकार होती है, ये इकॉनमी के ऊपर नीचे होती है, या कोई अवाम की जो गज़ब है वो पारा उनका चढ़ता है, तो फौरन डील। वो उनको डराते हैं ना, उनको डराते हैं। अच्छा, जरा वो देखे ना, जैसे मैंने पहले भी शायद ये शेर पढ़ा था कि जरा उनकी शौकीत जो देखिए, लुए जुल्फ़े खामशुदा हाथ में मेरे पास आए दबे दबे, मुझे सांप कह के डरा दिया। जब हुकूमत परेशान होती है, दबाव में होती है, तो मुखालिफ जो होते हैं फिर उसको मजीद डराते हैं कि वो आया, जैसे बच्चों को नहीं डराते आप, बहू आया वो आया, कोई बाबा आया, दो तीन तो कहते हैं भाई आने वाले नवाज शरीफ साहब आए, डील हो गई, लंदन से खबर आई है, ताकि जरा मजीद आसाब जो हैं वो उनमें खलल पड़ जाए। मेरे ख्याल चस्का फरोशी कह लें सियासी, और उसमें खलल पड़ता भी है आसाब में। तर्जमान हरकत में आते हैं, वज़ीर आज़म लंबी लंबी मीटिंग करते हैं, फिर ट्वीट भी करते हैं, तो ये चस्का है, मजा है। अच्छा, अब इसमें 2-3 इंतहाई हसास और अहम मामलात आते हैं जब डील में इदारों को जोड़ा जाता है और सिपा सलार की मुद्दत मुलाजमत का जिक्र आता है। अब ये एक फैक्ट है कि इदारा जो है यानी पाक फ़ौज, अब वो तो उस तरह से टीवी पर नहीं आते जैसे सियासतदान आते हैं बार बार किसी शय की वजाहत के लिए, तो अजीब उनको फंसा दिया जाता है ऐसे बयान दे के। अदारे को इस पर गौर करना चाहिए कि अपने आप को किस तरीके से इससे डीलिंग करें। अच्छा, अब ये तो अदारे के सोचने की बात है ना। तो अब सवाल पूछा गया, जवाब कल DG ISP ने दिया भी था, बहुत नपी तुली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी मैं बयान, क्योंकि कल हम बात नहीं कर सके थे शेख रशीद साहब, पता नहीं नपी ज्यादा थी या तुली ज्यादा थी, मेरा ख्याल है दोनों पहलू थे। चलिए माशाल्लाह, वो गैर ज़रूरी उन्होंने तबसरे नहीं किए और क़यास रही उनसे गुरेज का मशवरा ही दिया था। तो देखिए क्या कहते हैं DG ISPR डील के ऊपर भी और एक्सटेंशन के मामले के ऊपर भी। कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत, अवाम, इदारों और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना है और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाना। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनके मुख्तलिफ लिंकेजेस से भी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज़ और मन घड़त झूठे प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में हमतन मसरूफ़ हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे और आइंदा भी नाकाम होंगे इंशाल्लाह। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसकी मतलब व्हाट इज़ द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें, ज़रूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। दिस इज़ ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फायदे में
बेहतर है। सिविल टू मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है और उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं, एंड दैट इज़ इट, देयर इज़ नथिंग मोर टू इट। एंड उसमें इससे ज़्यादा मजीद किसी किस्म की स्पेकुलेशन करनी भी नहीं चाहिए। शाम को टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, जनरल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने दहशतगर्दी के खात्मे, मुल्क में इस्तेकाम के लिए और जमहूरियत की बका के लिए बेतहाशा सब्र व तहम्मुल और कुर्बानियाँ दी उनके साथियों ने भी। क्या इसके एतराफ़ में 22 नवंबर को उनका मुद्दत ख़त्म हो रही है, मज़ीद तोसी का इम्कान है? इस सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगेन ऐसी बेसलेस स्पेकुलेशंस में मत इंडल्ज करें अपने आप को। आई वुड रिक्वेस्ट यू के ख़ावर घुमन साहब आज वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं एक्सक्लूसिवली, डिटेल में उनकी गपशप हुई है प्राइम मिनिस्टर से, इन तमाम मौज़ूआत पर भी और वो मौज़ूआत भी जो शायद वो बयान ना कर सकें। तो घुमन साहब, ये जो सर-ए-दस्त दो अहम मौजू थे डील के यानी और तोसी के, आपने फिर एक क्या सराई जो है कैसी उसका दरवाज़ा खोल दिया। कैसे कि ऐसी बातें भी हुई हैं जो बयान नहीं की जा सकती। वो मैं घुमन साहब यानी नाकाबिले बयान मामलात भी हुए हैं। सर मैंने तो घुमन साहब को छेड़ा है कि शायद वो आज मैंने कहा शायद उन्होंने आपको बता दिया। नहीं, शायद इश्ताल में आके अच्छा कुछ चीज़ें हमें बताई थी। अच्छा घुमन साहब, ये जो दो सेंसिटिव मौजूआत थे जिनका हमने जिक्र भी किया है, उस पर पहले बताए ना प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? देखें, सवाल मैंने ज़रूर पूछा उनसे। मैंने कहा जी क्योंकि आजकल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बहस मुबासा इस इशू के ऊपर चल रहा है, तो वो अपने रवायती अंदाज में मुस्कराए और कहा यार अभी तो जनवरी है, नवंबर में काफ़ी देर है, तो जब वक्त आएगा तो देख लेंगे क्या करना है। और उनके जो कोट अन कोट अल्फाज थे कि इस हवाले से मैंने अभी कोई गौर फिक्र बिल्कुल शुरू नहीं किया। तो फिर सवाल आपने को मशवरा दिया कि नहीं जा रहा है, और ख़ास तौर पर सर बताता हूँ वही आपको। उसके बाद ये जब सवाल पूछा कि जी आप बताया ये जा रहा है कि जी आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला बड़े ख़राब हो गए हैं और अब किसी भी मौके के ऊपर आपको जो रुखसत कर दिया जाएगा, तो उसके ऊपर उनका यही कहना था कि देखें माजी के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी आपको याद होगा मरूफ़े जो एक ज़माना बयान दिया गया था मशहूर ज़माना यूसुफ गिलानी साहब ने कि हम स्टेट विद इन स्टेट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो डायरेक्ट एक अच्छी खासी हमें नज़र आई। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब और नून लीग की जब हुकूमत थी वो तो गाहे बगाहे खबरें कभी दाएं बाएं से कि हमें करने नहीं दिया जाता। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आज तक आपने मेरे मुंह से कोई ऐसी बात सुनी है कि कोई ऐसा काम जो जिसकी मैंने ओनरशिप ना ली हो, या मैं ये कहूँ कि मुझे फ़ौज ये करने नहीं दे रही। तो मेरे तो मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। मीडिया में बैठ के अगर आपको इसके ऊपर एग्जेजरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर रहे हैं, ये उनका जवाब था। बाकी जो अगला सवाल था मैंने उनसे पूछा कि जी एक और भी खबर है कि शायद आपके पास वक्त अब थोड़ा है और इसी साल में किसी भी मौके के ऊपर आपको घर भेज दिया जाएगा थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और अभी लॉन्ग मार्चेस की भी बात हो रही है। तो उस पर उनका जवाब ये था कि जी मुझे कहीं दाएं बाएं से बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ या ऐसा ख़तरा बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा या नज़र आ रहा कि मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी या हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, अभी वक्त भी थोड़ा रह गया है, तो हम अपना काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, बिल्कुल परेशानी है उस हवाले से। अगर महंगाई के ऊपर अगर हम काबू नहीं पा लेते अगले 3-4 महीनों के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज घुमन साहब ये ज़रा कता कलामी है मेरी आपसे, वजह है कि मुझे एक ब्रेक पर जाना है। ये जो महंगाई की आपने बात की, फिर KPK में बल्दियाती इंतखाबात में धचका लगा और अपोजिशन जो लॉन्ग मार्च या तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है, ये भी सवाल आपने किए जो आपकी खबर में छपे हैं, इसका जवाब भी ज़रा दीजिएगा। और वो जो नुक्ता मेरा रह गया था, कुछ बातें ऐसी हैं शायद जो आप बयान नहीं करते, तो आज कीजिएगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ख़ावर घुमन साहब जो प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई उसका अहवाल बयान कर रहे थे। तो घुमन साहब, ये जो बल्दियाती इंतखाबात में धचका लगा है, जो महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, अवाम नाखुश हैं गवर्नेंस से, माशी इशारियों से, उस पर प्राइम मिनिस्टर को कोई तशवीश है तो क्या सोचते हैं, क्या हल है इसका? अच्छा, एक तो पहले जो शामी साहब ने सवाल किया था कि वो मशवरे के हवाले से कोई दिया कि नहीं,
तो शामी साहब मैंने पिछले 20-22 साल के दौरान अपने काफ़ी सीनियर्स को देखा जो इक़्तिदार की राहदारियों को प्यारे हो गए। तो कल कलां को हावर गुमन कहीं एडवाइज़र हो गया, कहीं MD लग गया, तो समझिएगा कि मैं जाके मशवरे दूंगा। फिल हम खबर की तलाश में जाते हैं और जहाँ कहीं से खबर मिले वो नहीं खबर तलाश कर मशवरा देखिए के लिए गया था। एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर आप मशवरा दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई मजाका नहीं है सर। ये हसूल मुलाजमत की दरखास्त नहीं, मतलब उससे। हाँ, ये बात भी अपनी जगह है। आइए अगले नुक्ते पे आइए सर। अच्छा, अब अच्छा, सबसे बड़ी परेशानी, दो परेशानियां मुझे बताई उन्होंने जिसके ऊपर वाकई उनके पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं उनकी तरफ से आया। एक तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर आप एहतसाब का नारा लगा के आए थे कि जी मेरी हुकूमत आएगी तो एहतसाब होगा, बड़े बड़े ये जो करप्शन ज़दा पार्टीज़ के लीडरान हैं वो जेलों के अंदर जाएंगे। तो आप 3.5 साल होने गए, ये तो सारे लोग आज़ाद घूम फिर रहे हैं। तो उसके ऊपर वो थोड़ी देर के लिए खामोश भी हुए। उन्होंने कहा बिल्कुल ये हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा फेलियर समझ लें। लेकिन उसके ऊपर उनकी जो उन्होंने तोजी पेश की कि नैब के केसेस होते हैं फिर अदालतें आज़ाद कर देती हैं। अलबत्ता एक आपको ख़बर ज़रूर देता चलूँ कि FIA की जो रीसेंट इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं शहबाज शरीफ के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी पुरुमीद हैं कि ये केस किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और आने वाले हफ्तों महीनों के अंदर इस साल आप देखेंगे कि ये जो ख़ास तौर पर करप्शन के हवाले से जो केसेस काफ़ी आगे बढ़ेंगे। बाकी यहाँ तक ताल्लुक है KP के अंदर, वो भी उन्होंने माना कि एक शदीद किस्म का दचका उनकी पार्टी को पहुँचा है। मैंने सवाल शामी साहब बड़े अच्छे अंदाज से किया। मैंने कहा जी वो लाहौर वाले पूछते हैं कि खान साहब आप पेशावर वालों ने आपको वोट नहीं दिया तो हम लाहौर वाले आपको वोट क्यों दें। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। उसमें पार्टी की जो तंजीमी जो कमियां थी, महंगाई सर्टनली है, एक रिएक्शन है और वहाँ पे मौलाना साहब ने इनको टफ टाइम भी दिया हुआ है। तो ये दो चैलेंजेस वो समझ रहे हैं कि उनके लिए आने वाले जो है इस साल के दौरान बजट से पहले काफ़ी शदीद है। बाकी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है और फौज के साथ वो कह रहे हैं कि मेरे मामलात आप एतबार करें या ना करें वो बिल्कुल बड़े बड़े अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। देखिए हुकूमत जो है उसको अपना वक्त पूरा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हुकूमत को घर भेजने का एक ही तरीका है, वो है या तो वो खुद इस्तीफा दे दे या उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए कौमी असम्बली में। कोई तीसरा तरीका ना कोई पसंदीदा है ना कबूल होना चाहिए, ना उसकी हमायत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ तो इसमें हमेशा से वाज़ेह रहा है। दूसरी बात यह है कि जो FIA है ये तो बराह रास्त हुकूमत के मातहत है और इसमें जो सनाउल्लाह अब्बासी साहब की शोहरत है, उससे पहले जो FIA के मामलात रहे हैं, नैब तो फिर भी एक कानूनी तौर पर एक खुद मुख्तार अदारा समझा जाता है। तो अगर FIA को इन्वेस्टिगेट करेगी किसी के बारे में तो उसमें उसका क्या उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, ये भी अलमिया है ना। हुकूमतें शामी साहब एवेंचुअली शामी साहब ये जो शवाहिद हैं वो तो देखें अदालतों के सामने ही पेश होने हैं और अदालतों नहीं फैसले करने हैं। एक छोटी सी क्वेरी आई है, जैसे आप देखिए ना फॉरेन फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस को अपोजिशन लेके फिर रही है और मुतालबे कर रही है। फॉरेन फंडिंग पे मैंने बात आपसे करनी है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना, हमारा मौक़िफ़ यही है कि भाई फैसला तो आने देना मुतलका फोरम को। अगर हुकूमतें जो हैं, पाकिस्तान की तारीख है ये, हुकूमतों ने अपने मुखालिफिन पर मुकदमे बनवाए हैं, कार्रवाइयाँ की हैं, गिरफ्तारियाँ की हैं, लेकिन वो सब कुछ इंतकामी समझा गया है। कोई क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं रही। जी घुमन साहब आपके कोई अच्छा जामी साहब जाते जाते जी फरमाइए। जाते एक क्वेरी है, काफ़ी ज़्यादा लोग आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से जो आपने मुद्दा उठाया, लेकिन एक वो क्वेरी रह गई है। लोग पूछ रहे हैं कि एक ख़ास तबका फ़िक्र है सियासी तौर के ऊपर जो जिन्होंने ख़ास मुखालफत की है और उसी सियासी तबका फ़िक्र को जो है कुछ बार काउंसिल्स भी सपोर्ट करती हैं। उस हवाले से भी अगर चंद अल्फाज चंद थोड़े से फ़िक्रे अगर बोल दें मामलात के ऊपर। ठीक है, बात नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपको। कहते हैं जी इस मामले को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की है कुछ सियासी जमातों ने भी थ्रू बार एंड बार पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स और है, किसी सियासी जमात ने तो कोई बयान नहीं दिया इसमें, तो वो कह रहे थ्रू बार्स। लेकिन घुमर साहब ये थी, मैंने पहले वाजे किया था कि हमने एक रोज़ बार काउंसिल के तमाम मुतालबात ऑन एयर किए, उनसे सुना कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात के हैं। अगले रोज़ हमने बैरिस्टर साहब रसूल साहब और शामी साहब के साथ दूसरा पहलू भी तफसील से बयान किया। देखिए पहली बात यह है
कि बार काउंसिल्स जो हैं या एसोसिएशंस जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट अदारे हैं, उनके जो रहनुमा हैं बड़े हम उनके बड़े यानी मद्दा हैं, काबिल कदर हैं, वो को खुदा न खास्ता सियासी जमातों के स्टूज नहीं है, उनके बारे में ये शुबा नहीं किया जा सकता। वो एक इंडिपेंडेंट राय रखते हैं, इंडिपेंडेंटली अपनी उनकी राय है, हमसे इख्तलाफ हो सकता है, वो हमारी बात से मानने से इनकार कर सकते हैं, हम उनकी बात मानने से इनकार कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बेतौकीरी मकसूद है। बिल्कुल नहीं। और ये कोई सियासी मामला भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, अगर बेतौकीरी क्यों मकसूद हो सर, हमने तो पूरा प्लेटफॉर्म, यानी ये आप कह सकते हैं कि सीनियरिटी का असूल जो है उसको पेश नजर रखा जाए, मगर मेरी गुजारिश हमारी ये है कि फिर उसके लिए लेजिस्लेट करवा लीजिए या कोई कायदा बना लीजिए, लेकिन अभी तक जो है ये प्रिंसिपल नहीं ऑब्जर्व किया गया। ठीक, चलें घुमन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पीएम से आप मिले और आपने इत्तला दी कि पीएम क्या सोचते हैं, क्या चैलेंजेस हैं। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सर, ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, क्योंकि अपोजिशन तो उस पर बहुत अब शोर मचा रही है ना जी कि ये तो देखें बेनकाब हो गया उनका असली चेहरा और ये फॉरेन फंडिंग हुई है, पार्टी डिसॉल्व होनी चाहिए। इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए? वज़ीर आज़म को इंतज़ार करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के सामने ये मामला ज़ेर बहस है, ज़ेर समात है, रिपोर्ट पेश हुई है सिक्योरिटी कमेटी की। अब उसके बाद फरीकैन जो हैं उनके वकला दलाइल देंगे, फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आएगा, फिर उसके बाद देखेंगे ना क्या होना चाहिए। तो यानी ये जब अभी फैसला नहीं हुआ, अभी सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट आई है। अब फर्ज करें जीआईटी की रिपोर्ट आ गई, तो जीआईटी की रिपोर्ट फैसला तो नहीं है, वो तो फाइंडिंग है ना, एक फाइंडिंग है। उस फाइंडिंग की बुनियाद पे आगे फैसले होंगे, उसके बाद फैसले होंगे क्या चीज उसमें दुरुस्त है, क्या चीज उसमें गलत है। देखिए, बड़ी बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं उनकी जो फंडिंग का निज़ाम है वो बड़ा ही मुश्तबे है और बहुत गैर मयारी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। हाँ। और इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, इस तरफ मजीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब ये मामला भी जो है पीटीआई का, ये 2013 का है, 13-14 का। हाँ। और यानी उस इलेक्शन में जो फंडिंग हुई थी, हाँ, 7 बरस हो गए, तो 7 बरस हो गए हैं। उनके जो बाबर साहब हैं, अकबर एस बाबर, उनकी पार्टी के एक बानी तो शायद ना हो, कब लोग मैंने कहा था तो लोगों ने तरजीह की, लेकिन पुराने उनके पुराने कारकुन हैं, उनके सेक्रेटेरिएट में रहे हुए, उन्होंने ये मामला उठाया। 7 साल हो गए इसको। और फिर दूसरी जमातों के खिलाफ भी, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामला भी फिर पीटीआई लेके गई ना दरखास्तें। उनके किसी रुकन ने नहीं दरखास्त दी उनके ऊपर। मगर जो कुछ भी है, गुजारिश ये है, ये एक शफाफ होना चाहिए, पार्टीज की फंडिंग। अच्छा सर, वक्त और अदारों को फैसला करना चाहिए। हर बात पर हम उदम मचाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जाते जाते आज काजी हुसैन अहमद का जिक्र खैर भी हो जाए। काजी हुसैन अहमद साहब की बरसी, शख्सियत गुजरे, उनको यानी नवी बरसी है मेरा ख्याल, शायद 9 बरस हो गए। बहुत जमात इस्लामी के तीसरे अमीर थे, यानी मौलाना सैयद मौदूदी, उसके बाद मियां तुफैल मोहम्मद, और तीसरे फिर उसके काजी हुसैन अहमद आए, उनके बाद सैयद मुनव्वर हसन और फिर सिराजुल हक। 20 साल वो जमात के अमीर रहे और बहुत एक खुशगवार पर्सनैलिटी, जदीद तालीम याफ्ता, अरबी, फारसी, अंग्रेजी पे दस्तरस। अल्लामा इकबाल का तो कलाम उनको पूरा हिफ्ज़ था। लेकिन और उन्होंने जमात इस्लामी को बहुत आगे बढ़ाया, मिली यकजहती कौंसिल बनाई, फिरका वारियत को ख़त्म करने की कोशिश की, मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई, कामयाबी हासिल की, IGI बनाने में पेश रहे। लेकिन जो काम किया ना, फिर उस पे गामजन नहीं रहे। इत्तेहाद बनाए लेकिन वो कायम नहीं रह सके, फिर कायम नहीं रह सके, फिर तोड़े भी, उनसे निकले भी। अगर रास्ते पर रहते तो आज जमात भी बहुत आगे होती। चले, उनको अच्छे अल्फाज में अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत एक खुशगवार शख्सियत थे, बहुत मिलनसार, बिल्कुल ठीक, और बड़े मेरा दिल में उनकी मोहब्बत है।
अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सर यहाँ पे प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।